कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अब यहाँ से असली फ्लैशबैक शुरू होता है। यहीं से ये चेन्युआन को शियाओइंग के अतीत पास्ट की वो यादें दिखाई देती है जो हजारों सालों से दफन थी। जब शियाओइंग बाहर आती है तो वो एक इनोसेंट लड़की जैसी दिखती है। बच्चे उसके साथ खेलना चाहते हैं पर तभी एक माँ अपने बच्चे को खींचते हुए ले जाती है और कहती है कि ये कोई देवी नहीं बल्कि एक शापित लड़की है जिसके अंदर दुष्ट नाइट डीटी का वास है। वो वार्निंग देती है कि इसे छूने वाला मारा जाएगा और सब डर कर भाग जाते हैं। शियाओइंग के अतीत का ये मंजर देखकर रूह कांप जाती है। यहाँ पता चलता है कि हुयू अबोर्ड में कैद वो डीटी वेसल असल में शियाओइंग ही थी। लोग उसे छोटा जानवर कहकर उस पर पत्थर मारते हैं। एक लड़का चिल्लाता है कि शियाओइंग की वजह से उसके पिता की मौत हुई। लोग उसे गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं और जान से मारने की कोशिश करते हैं पर उसका खून पॉइजनस समझकर सब वहाँ से भाग खड़े होते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हम हुयू अबोर्ड का वो सन्नाटा देखते हैं जहाँ शियाओइंग बरसों से कैद है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ सिर्फ बदकिस्मती लाती है, इसलिए वो खुद को खत्म करने के लिए पॉइजन पी लेती है। उसे पूरा यकीन है कि इस बार वो मर जाएगी पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हैरान रह जाती है कि इतने जहर के बाद भी वो आखिर जिंदा क्यों है। शियाओइंग फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करती है पर फेल हो जाती है। शियाओइंग हताश होकर सोचती है कि उसने 160 बार कोशिश की पर वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तभी वहाँ से वान गुचेन गुजरता है। वो उसे जख्मी हालत में देखकर रुक जाता है। उसके साथ वाला साथी उसे रोकता है और वार्निंग देता है कि इस लड़की के अंदर नाइट डीटी कैद है और इसका खून पॉइजनस है, इसलिए इसे यही छोड़ दो। वो कहता है कि ये इतनी आसानी से नहीं मरेगी पर वान गुचेन का दिल पसीज जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शियाओइंग को होश आता है और उसे अपनी कलाई पर पट्टी बंधी मिलती है। शियाओइंग हैरान है कि उसे पट्टी किसने बांधी। तभी वान गुचेन वहाँ खाना लेकर आता है। वो बताता है कि वो एक जूनियर स्टूडेंट है और उसका नाम वान गुचेन है। शियाओइंग को यकीन नहीं होता कि कोई उसे बचाने की ट्राई करेगा। उसे लगता है कि गुचेन भी बाकी लोगों की तरह उसे तड़पते हुए देखने आया है। जब वो उसे खाना देता है तो शियाओइंग के मन में शक पैदा होता है कि शायद उसने खाने में पॉइजन मिलाया होगा ताकि उसे मार सके। पर जब वो खाना खाती है तो उसे एहसास होता है कि खाना बिल्कुल सेफ है। शियाओइंग सीधे पूछ लेती है कि तुमने खाने में जहर क्यों नहीं मिलाया। गुचेन मुस्कुराकर कहता है कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गुचेन वहां से चला जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो कल फिर आएगा। शियाओइंग को अब भी लगता है कि ये सब झूठ है और कुछ ही दिनों में गुचेन का असली चेहरा सामने आ जाएगा। वो उसे धोखेबाज समझती है पर तभी गुचेन अगले दिन ताजे फल लेकर फिर से वहां पहुंच जाता है। शियाओइंग वान गुचेन से कहती है कि अगर तुम ये सब दिखावे के लिए कर रहे हो तो मैं तुम्हारा दिया खाना नहीं खाऊंगी। गुचेन बिना बुरा माने खाना वही रख देता है और कहता है कि जब मन हो तब खा लेना। कई साल बीत जाते हैं और गुचेन एक दिन भी अपनी ड्यूटी नहीं भूलता। वो शियाओइंग से कहता है कि लोग तुम्हें डेंजरस समझते हैं पर मेरे लिए तुम एक साफ दिल वाली इंसान हो। शियाओइंग को अचानक महसूस होता है कि उसकी यादें और दर्द किसी और से जुड़ा है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। इसके बाद हमें शियाओइंग और वान गुचेन के बीच बढ़ती क्लोजनेस को दिखाया जाता है। शियाओइंग गुचेन को अपने साथ खाना खाने और वक्त बिताने के लिए कहती है। वो बरसों से कैद है इसलिए वो बाहरी दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है। गुचेन उसे बताता है कि वह एक मामूली स्टूडेंट है जो महल की सफाई और कपड़े धोने जैसे काम करता है, इसलिए वो हर तरह के लोगों से मिलता रहता है। शियाओइंग उससे कहती है मुझे बाहर की बातें बताओ क्योंकि मैं यहाँ कैद रहकर अब थक चुकी हूँ। गुचेन उसे बताता है कि हाल ही में डिवाइन स्वॉर्ड के लिए मुकाबला हुआ था पर तलवार ने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। अब एकेडमी वाले शियाओइंग की रक्षा के लिए एक नए स्वॉर्ड मास्टर की तलाश कर रहे हैं। शियाओइंग मजाक में कहती है कि अगर मुझे किसी गार्ड की जरूरत है तो तुम अच्छे कैंडिडेट होगे। पर फिर उसे याद आता है कि गुचेन तो एक मामूली दर्जे का शिष्य है। वो बस एक बार बाहरी दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहती है। गुचेन प्रॉमिस करता है कि वो शियाओइंग को बाहर निकालने में मदद करेगा। शियाओइंग को यकीन नहीं होता क्योंकि वहाँ चारों तरफ जादुई पहरा है। तब गुचेन बताता है कि उसके पूर्वजों को खरगोश की आत्माओं से एक खास टेक्निक मिली थी। वो कहता है कि उसे और कोई जादू नहीं आता पर वो इसमें एक्सपर्ट है और वो ये हुनर शियाओइंग को भी सिखा सकता है। शियाओइंग की आंखों में पहली बार फ्रीडम की एक चमक दिखाई देती है। वान गुचेन शियाओइंग को वेश बदलकर महल से बाहर ले आता है। शियाओइंग आजाद होकर 9 हेवंस की खूबसूरती देखकर दंग रह जाती है। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात इमोर्टल शिवान से होती है। शिवान को शियाओइंग का चेहरा बहुत जाना लगता है पर गुचेन झूठ बोल देता है कि ये उसकी छोटी बहन की क्यूआई है जो जन्म से बोल नहीं सकती। शिवान को लगता है कि शायद उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वह उन्हें जाने देता है।
है। इसके बाद लोकेशन बदलती है और हमें महल का एक शांत और खूबसूरत हिस्सा दिखाया जाता है। भीड़ भाड़ से दूर जाकर शियाओइंग बाहर की ताजी हवा और खूबसूरती का एंजॉय करती है। वो वान गुचेन का थैंक यू कहती है और कहती है कि उसके बिना वो अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसी सुंदरता नहीं देख पाती। गुचेन उसे भरोसा दिलाता है कि जब भी उसका मन करे वो उसे बाहर ले आएगा। शियाओइंग के दिल में गुचेन के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। इसके बाद लोकेशन फिर बदलती है और शियाओइंग वापस अपनी कैद में पहुंचती है जहां आज गुचेन नहीं आया है। शियाओइंग हैरान है कि आज गुचेन खाना लेकर क्यों नहीं आया। वो उसकी तलाश में बाहर निकलती है और वान गुचेन को लहूलुहान हालत में पाती है। गुचेन को लगी चोटें देखकर शियाओइंग का खून खौल उठता है। वो गुस्से में पूछती है कि उसके साथ ये बदसलूकी किसने की। तभी वहां वान ज़ेरुई अपने साथियों के साथ आ धमकता है। वो गुचेन को नीच कहता है और शियाओइंग की भी इंसल्ट करने लगता है। वान गुचेन अपनी बेइज्जती सह लेता है पर वो शियाओइंग के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पता चलता है कि वान ज़ेरुई दरअसल गुचेन का अपना भाई है। वो कहता है कि गुचेन उनके रॉयल फैमिली के लिए एक धब्बा है। शियाओइंग बीच में आती है और गुचेन का बचाव करती है। जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तब गुचेन शियाओइंग को थैंक यू कहता है क्योंकि वो पहली इंसान है जिसने उसके लिए आवाज उठाई है। सीन के अंत में हमें वान गुचेन के जन्म का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गुचेन अपना दुखड़ा सुनाता है कि कैसे उसके जन्म के वक्त ही नाइट क्लैन ने उनके राज्य पर हमला कर दिया था जिसमें राजकुमार और राजकुमारी मारे गए। तब से उसे एक अपशकुन माना जाने लगा। लोगों ने उसे मनहूस कहा और उसके मन में ऐसा डर बैठा दिया गया कि वो जिंदगी भर डरा सा रहे। शियाओइंग को एहसास होता है कि गुचेन और उसकी लक एक जैसी ही है। दोनों को ही दुनिया ने ठुकरा दिया है। शियाओइंग पूछती है जब मेरे अंदर वही नाइट डीटी कैद है जिसने तुम्हारे माता पिता को मारा तो क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं होती। वान गुचेन बड़ी मासूमियत से जवाब देता है कि जब से उसने शियाओइंग के बारे में जाना उसे लगा कि दुनिया में कोई तो है जिसकी किस्मत उसके जैसी ही खराब है। वो कहता है कि नाइट डीटी का होना शियाओइंग की गलती नहीं है और वो अब से उसकी प्रोटेक्शन करेगा। शियाओइंग पहली बार खुद को सेफ महसूस करती है। इसके बाद वान गुचेन शियाओइंग को अपनी सबसे कीमती चीज अपनी माँ की आखिरी निशानी दे देता है ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। वो प्रॉमिस करता है कि ठीक होते ही वो वापस आएगा। कुछ समय बाद जब गुचेन वापस आता है तो शियाओइंग उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। गुचेन उसे एक सरप्राइज देने के लिए एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें फूलों से भरी एक जादुई जगह दिखाई देती है। शियाओइंग वहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह जाती है। गुचेन बताता है कि उसने शियाओइंग के लिए एक नया जादू सीखा है ताकि उसके खून से फूल मुरझाए नहीं। शियाओइंग खुश होकर कहती है कि वो उसके लिए अक्सर ऐसे फूल बनाया करे। दोनों के बीच एक प्यारा पल बीत ही रहा होता है कि तभी वहाँ एकेडमी के लोग पहुँच जाते हैं। सीन के अंत में खुशियाँ मातम में बदल जाती है जब एकेडमी वाले उन पर हमला कर देते हैं। एकेडमी के लोग शियाओइंग पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने कानून तोड़ा है। वो उसे राक्षस और गुचेन को मनहूस कहकर इंसल्ट करते हैं। शियाओइंग चिल्लाकर कहती है मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया तो मुझे ये बोझ क्यों उठाना पड़ रहा है। पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि वह दुनिया के लिए डेंजर है इसलिए उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। वो शियाओइंग पर जानलेवा हमला कर देते हैं। वान गुचेन शियाओइंग जिसे यहाँ बाई यिक्सी कहा जाता है उसे रोकने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है यिक्सी रुक जाओ, मैं जानता हूँ तुम दिल की बहुत अच्छी हो। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने अंदर के नाइट डीटी के प्रभाव को रोके और होश में आए। गुचेन उसे इस डीप स्लीप से जगाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शियाओइंग को जेल में बंद कर दिया गया है। वहाँ के पहरेदार अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि उन्हें एक ऐसी लड़की की रखवाली करनी पड़ रही है जिसके अंदर नाइट डीटी कैद है जो कभी भी तबाही मचा सकता है। इधर नाइन हेवंस में हलचल तेज है क्योंकि सालों से कोई काबिल स्वॉर्ड मास्टर नहीं मिल पाया है। नाइट डीटी की शक्ति सील तोड़कर बाहर आने को बेताब है इसलिए अब इमॉर्टल सेक्ट के शिष्यों में से एक ऐसे रक्षक को चुनना मैंडेटरी है जिसे डिवाइन स्वॉर्ड की मंजूरी मिल सके। इसके बाद वान गुचेन का एक बहुत ही इमोशनल सीन आता है। वो खुद को कोसता है कि वो बहुत कमजोर था और यिक्सी की रक्षा नहीं कर पाया। जब उसे पता चलता है कि इमॉर्टल लॉर्ड एक नए स्वॉर्ड मास्टर की तलाश कर रहे हैं तो वो एक पक्का इरादा कर लेता है। वो कसम खाता है कि वो खुद स्वॉर्ड मास्टर बनेगा ताकि वो हमेशा यिक्सी के पास रहकर उसकी ढाल बन सके। और आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है जिसका सबको इंतजार था। सभी शिष्यों और लेजेंड्स के सामने नाइन हेवंस के नए स्वॉर्ड मास्टर का ऐलान होता है और वो नाम कोई और नहीं बल्कि वान गुचेन का है जिसने अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उस दिव्य तलवार को हासिल कर लिया है। इसके बाद हम शियाओइंग को देखते हैं जो गहरे
गहरे दुख की वजह से खाना खाने से मना कर देती है, पर तभी वहाँ वान गुचेन को अचानक देखकर वो शॉक रह जाती है। गुचेन उसे बताता है कि वो अब स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है और अब वही उसकी रक्षा करेगा। वो यिक्सी से वादा करता है कि वो जल्द ही उसके लिए अपनी माँ का दिया हुआ खानदानी पेंडेंट लेकर आएगा और वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही गुचेन वानफेंग राज्य पहुँचता है, उसे वहाँ ट्रेटर यानी गद्दार कहा जाता है। गुचेन पलटकर जवाब देता है कि उसके पिता की मौत के बाद अपनों ने ही उसे फंसाया था। वो साफ कह देता है कि वो यहाँ सिर्फ अपनी माँ की निशानी लेने आया है और अगर किसी ने उसे रोका तो वो अपनी तलवार चलाने से पीछे नहीं हटेगा। तभी इमोर्टल लॉर्ड उस पर नियमों को तोड़ने का आरोप लगाते हैं। यहाँ एक कड़वा सच सामने आता है। लॉर्ड कहते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर का असली काम सील की रक्षा करना नहीं, बल्कि उस लड़की यानी यिक्सी को एलिमिनेट करना है। गुचेन ये सुनकर सन्न रह जाता है कि उसे एक रक्षक नहीं बल्कि एक कातिल के तौर पर चुना गया था। लॉर्ड खुलासा करते हैं कि वो खुद घायल थे, इसलिए उन्हें एक नए स्वॉर्ड मास्टर की जरूरत पड़ी ताकि वो शियाओइंग को मार सके। गुचेन इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसके बाद एक पहरेदार शियाओइंग को वो पेंडेंट ला कर देता है। शियाओइंग रोते हुए गुचेन के बारे में पूछती है तो पहरेदार बताता है कि परमिशन टालने के जुर्म में वान गुचेन को मौत की सजा दे दी गई है और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मरते समय भी उसके हाथ में वही पेंडेंट था। शियाओइंग को यकीन नहीं हो रहा कि गुचेन अब इस दुनिया में नहीं है। वो चीखती है कि ये झूठ है, पर वो क्रूएल पहरेदार ताना मारता है कि जो भी शियाओइंग के साथ रहेगा उसका अंत ऐसा ही होगा। वो कहता है कि गुचेन कभी स्वॉर्ड मास्टर बनने के काबिल था ही नहीं और वो बिजली के झटकों से मरना ही डिजर्व करता था। शियाओइंग का दिल पूरी तरह टूट जाता है और उसे गहरा सदमा लगता है। तभी शियाओइंग के अंदर का सब्र जवाब दे देता है। उसके भीतर कैद नाइट डीटी जाग जाता है और कहता है कि 9 हेवेंस ने उसे बहुत तड़पाया है। वो पहरेदार चांगेंग की आंखों में देखकर कहता है, तुमने गुचेन को मारकर सबसे बड़ी गलती की, का बदला लेने के लिए तुम्हें खत्म कर दूंगा। चांगेंग डर के मारे कांपने लगता है। तभी अचानक दूर से एक आवाज गूंजती है, यिक्सी, वान गुचेन मरा नहीं है। वो बताता है कि इमोर्टल लॉर्ड ने उसे सिर्फ घायल किया था और ट्रीटमेंट के बाद वो तुरंत यिक्सी के पास आ गया। शियाओइंग को एहसास होता है कि चांगेंग ने उससे सफेद झूठ बोला था। अब चांगेंग अपनी जान बचाने के लिए गुचेन को भड़काता है कि देखो, शियाओइंग अब एक राक्षस बन चुकी है, इसे अभी मार दो वरना ये पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगी। भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन। शियाओइंग बुरी तरह डर जाती है कि कहीं नाइट डीटी उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा न कर ले। वो रोते हुए गुचेन से कहती है, चेन, मुझे बचा लो, मैं नहीं चाहती कि ये दानव मुझे छीन ले। चांगेंग उसे मारने के लिए चिल्लाता रहता है, लेकिन गुचेन अपनी तलवार शीथ यानी म्यान में रख लेता है। वो शियाओइंग को मारने के बजाय उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे शांत करता है। गुचेन फैसला करता है कि वो शियाओइंग को यहाँ से बहुत दूर ले जाएगा, जहाँ वो कभी किसी को नुकसान न पहुँचा सके। वो 9 हेवेंस का त्याग कर देता है और शियाओइंग से कहता है कि वो हमेशा उसकी ढाल बनकर रहेगा। शियाओइंग गुचेन के बचपन का घर देखने की इच्छा जताती है और दोनों इस नफरत भरी दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। पहली बार शियाओइंग इंसानी दुनिया के बाजार में पहुंचती है और वहां की रौनक देखकर वो बेहद खुश हो जाती है। गुचेन उसे वो दुनिया दिखाना चाहता है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वान गुचेन बड़े प्यार से शियाओइंग को फूलों का हार पहनाता है और कहता है कि इसमें वह किसी परी जैसी लग रही है। दुकानदार भी उसकी नेचुरल ब्यूटी की तारीफ करता है और वो हार उन्हें तोहफे में दे देता है। शियाओइंग मन ही मन सोचती है कि अगर इस दुनिया में कोई एक इंसान भी ऐसा है जो पूरी तरह उसके लिए डेडिकेटेड है तो उसका ये जीवन धन्य हो गया। तभी गुचेन उसे बताता है कि अगर इन लालटेन पर अपनी मुराद लिखकर उड़ाई जाए तो वो सच हो जाती है। शियाओइंग अपनी लालटेन पर लिखती है कि वो वान गुचेन के साथ अपना एक छोटा सा घर बनाना चाहती है। गुचेन उसे अपनी विश नहीं बताता और उसे आंखें बंद करके प्रार्थना करने को कहता है। शियाओइंग फिर से वही दुआ मांगती है कि काश वो और गुचेन हमेशा साथ रहें। जैसे ही लालटेन आसमान में जाती है, दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। गुचेन बताता है कि उसने दुआ मांगी है कि शियाओइंग हमेशा सलामत और खुश रहे। शियाओइंग मजाक में कहती है, क्या 9 हेवेंस के वो बूढ़े लोग हमारी दुआ पूरी होने देंगे? अगर मुझे पता होता तो मैं लालटेन पर लिख देती कि 9 हेवेंस वाले भाड़ में जाएं। ये सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। गुचेन शियाओइंग को एक नई जगह ले जाता है। वो बताता है कि उसने ये जगह खरीद ली है जिसके पश्चिम में पहाड़ है और उत्तर में बाजार। वो बड़े गर्व से कहता है, आज से ये हमारा घर है। शियाओइंग भावुक होकर उसका शुक्रिया अदा करती है। चारों तरफ गिर रही है और पहली बार उन्हें वो सुकून मिलता है जिसकी उन्हें तलाश थी। कुछ देर बाद गुचेन शियाओइंग के लिए वहाँ का मशहूर शाही खाना लेकर आता है। वो उसे बड़े प्यार से आवाज देता है, लेकिन
यिक्सी, लेकिन उसे कमरे में कोई हलचल महसूस नहीं होती। वो फिर पुकारता है पर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। शियाओइंग वहाँ नहीं थी और इधर शियाओइंग की हालत बिगड़ रही है। गुचेन उसे होश में लाने के लिए पुकारता है, यिक्सी, ये मैं हूँ, चेन। जब नाइट डीटी की शक्ति उसे चोट पहुंचाती है तब भी गुचेन पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि अगर उसे चोट पहुंचाने से यिक्सी का दर्द कम होता है तो वो सब सहने को तैयार है। वो उसे दिलासा देता है कि चाहे वो कितनी भी बदल जाए वो हमेशा उसे पहचान लेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसकी यिक्सी कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। होश आने पर शियाओइंग बहुत डरी हुई है। वो कहती है कि नाइट डीटी की शक्ति अब उसके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। उसे डर है कि एक दिन वह अपनी याददाश्त और अपना आपा खो देगी और गुचेन को भी भूल जाएगी। गुचेन उसे गले लगा लेता है और भरोसा देता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो उसके सुकून के लिए शांत करने वाली जड़ी बूटियां लाने की बात करता है ताकि वह चैन से सो सके। लेकिन जैसे ही गुचेन बाहर निकलता है लोग उसे पहचान लेते हैं। एक आदमी चिल्लाता है कि उसने गुचेन को उस राक्षसी लड़की के साथ देखा था। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो जाती है और गुचेन पर इल्जाम लगाती है कि वो उस दानव को उनके राज्य में क्यों लाया। लोग उसे शापित राक्षस और शाही खानदान का कलंक कहकर ह्यूमिलिएट करने लगते हैं। उनका मानना है कि गुचेन जानबूझकर पूरे राज्य की जान खतरे में डाल रहा है। लोग चिल्लाते हैं कि शियाओइंग मासूम नहीं है और उसे मार देना चाहिए। तभी भीड़ में से एक छोटा बच्चा शाओचुआन आगे आता है। वो मासूमियत से कहता है कि उसे नहीं लगता कि गुचेन बुरा है। वो शियाओइंग के लिए दुखी है और पूछता है, क्या वो सच में किसी को मार देगी? शियाओइंग का दर्द देखकर वो बच्चा उसे बचाने की कोशिश करता है, पर उसकी माँ डर के मारे उसे पीछे खींच लेती है। गुचेन भीड़ से किसी तरह बचकर घर पहुंचता है, पर वहाँ का नजारा और भी टेरिफाइंग है। शियाओइंग के अंदर की राक्षसी शक्ति यानी डिमोनिक एनर्जी पूरी तरह भड़क चुकी है। गुचेन दरवाजा खटखटाता है और पागलों की तरह चिल्लाता है, यिक्सी, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन शियाओइंग खुद को अंदर बंद कर लेती है ताकि वो चाहकर भी गुचेन को नुकसान न पहुंचा सके। गुचेन बुरी तरह घबराकर दरवाजा खटखटाता है और कहता है, यिक्सी, क्या हुआ? क्या वो काली शक्ति फिर से तुम्हें परेशान कर रही है? दरवाजा खोलो यिक्सी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन शियाओइंग अंदर से दर्द में चीखती है कि वो दरवाजा नहीं खोलेगी, क्योंकि वो चाहकर भी गुचेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। गुचेन उसे रोते हुए समझाता है कि वो कोई दानव नहीं है। वो उसे उनके बिताए वो खूबसूरत पल याद दिलाता है, वो छोटा सा घर, वो झूला जो गुचेन ने खास उसके लिए बनाया था और वो घास की अंगूठी। गुचेन भावुक होकर कहता है कि अभी तो उसे शियाओइंग को कठपुतली का खेल दिखाना है और अपने राज्य की मशहूर मिठाई खिलानी है। वो बस यही विनती करता है कि यिक्सी हार न माने और खुद को उस अंधेरे के हवाले न करे। शियाओइंग अंदर से टूटकर कहती है कि बचपन से ही सबने उसे सिर्फ एक राक्षस समझा, उसे मारा और हमेशा कोसा। वो कहती है कि उसका दिल इस नफरत भरी दुनिया से नफरत करता है तो वो इसे क्यों बचाए। लेकिन फिर वो रोते हुए मानती है कि वो खुद से झूठ नहीं बोल सकती। उसके दिल के किसी कोने में आज भी ये उम्मीद है कि लोग उसे पसंद करें और वो इस दुनिया यानी 3 रियल्म्स की रक्षा कर सके। गुचेन को गहरा दुख है कि उसकी वजह से शियाओइंग की ये हालत हुई। शियाओइंग जानती है कि गुचेन एक महान स्वॉर्ड मास्टर था जो अपने माता पिता का गर्व बन सकता था, पर उसने सब कुछ उसके लिए सैक्रिफाइस कर दिया। गुचेन उसे शांत करने के लिए जड़ी बूटी का काढ़ा पिलाता है और वादा करता है कि वो हर हाल में उसके साथ खड़ा है। तभी अचानक वानफिंग राज्य के सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं। सेनापति गुस्से में चिल्लाता है कि गुचेन ने उस बुरी शक्ति को यहाँ लाकर पूरे राज्य को खतरे में डाल दिया है। राजा का आदेश है कि गुचेन भौरन सरेंडर कर दे, लेकिन गुचेन अपनी तलवार उठा लेता है और शियाओइंग की आंखों में देखकर कहता है, डरो मत यिक्सी, मैं अपनी आखिरी सांस तक उस दानवी शक्ति को तुम पर कब्जा नहीं करने दूंगा। चारों तरफ तबाही मची है और लाशों का ढेर लगा है। गुचेन का सगा चाचा अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा है। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए चिल्लाता है, गुचेन, अपनी इस लड़की को रोको, इसे कहो कि मुझे न मारे। मैं कसम खाता हूँ मैं अब कभी हुकूमत के लिए नहीं लड़ूंगा। गुचेन भागते हुए आता है और यिक्सी को रोकने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि ये लोग अब हार चुके हैं और उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस तबाही के बाद असली मंजर सामने आता है। बचे हुए लोग गुचेन पर टूट पड़ते हैं। कोई अपनी पत्नी की मौत का बदला मांग रहा है तो कोई अपनी माँ की। लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं कि ये सब गुचेन की वजह से हुआ है। उसे गुनहगार और मनहूस कहकर जलील किया जा रहा है। पूरी भीड़ उसे बद्दुआ देती है कि वो हमेशा जहन्नुम की आग में जले, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से पूरा वानफिंग राज्य कब्रिस्तान बन गया है। तभी वही माँ सामने आती है जिसका छोटा बच्चा शाओचुआन इस हमले में मारा गया है। वो बिलखते हुए पूछती है कि उसके मासूम बच्चे का क्या कसूर
कमजोर था, वही बच्चा जिसने गुचेन का साथ दिया था, आज उसी की वजह से मौत की नींद सो गया। वो माँ गुचेन को बद्दुआ देती है कि मरने के बाद भी वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। गुचेन बस रुंधे गले से माफी मांग पाता है, पर उस माँ का दर्द किसी भी लफ्ज से कहीं बड़ा है। अपने राज्य को उजड़ता देख गुचेन अपने दादा यानी वानफेंग के सम्राट के पास पहुंचता है। सम्राट खुद को मुजरिम मानते हैं कि वो अपनों की हिफाजत नहीं कर पाए। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वो गुचेन से वादा मांगते हैं कि अब इस राज्य और इन मासूम लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी है। गुचेन भारी मन से वादा करता है कि वो वानफेंग को फिर से आबाद करेगा। जब शियाओइंग को होश आता है तो वो सहमी हुई पूछती है, क्या ये सब तबाही मैंने मचाई है? गुचेन मजबूती से उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि ये उसकी गलती नहीं थी। शियाओइंग जानती है कि वक्त कम है। वो कहती है कि मरने से पहले उसकी एक आखिरी ख्वाहिश है, वो गुचेन के साथ निकाह करना चाहती है। गुचेन उसकी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, ठीक है इक्सी, हम अभी इसी वक्त शादी करेंगे। दुनिया की नफरत और मौत के साए के बीच दोनों अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। बिना किसी तामझाम के वो सबसे पहले आसमान और जमीन को सजदा करते हैं और एक दूसरे के होने का अहद करते हैं। निकाह की रस्में आगे बढ़ती है। वो दूसरा सजदा अपने बुजुर्गों को करते हैं और फिर तीसरा सजदा एक दूसरे को। लेकिन ये खुशी बस चंद पलों की थी। तभी नाइट डीटा की ताकत फिर से हावी होने लगती है। गुचेन चिल्लाता है, यिक्सी के जिस्म से अभी बाहर निकलो। शियाओइंग की आवाज बदल जाती है। उसके अंदर बैठा शैतान कहता है, मैं ही यिक्सी हूँ और यिक्सी ही मैं हूँ। वो गुचेन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या 9 हेवंस ने इसी कमजोर स्वॉर्ड मास्टर को चुना है? गुचेन अपनी पूरी कुव्वत लगा देता है ताकि वो यिक्सी को इस शैतानी साये से आजाद करा सके। वो गरजते हुए कहता है कि वो यिक्सी को इस तरह नापाक नहीं होने देगा। दिव्य तलवार का प्रहार होता है। शियाओइंग होश में आती है और गुचेन से पूछती है कि क्या उसे पता था कि उसे मारना ही गुचेन का फर्ज था। वो कहती है कि उसे गुचेन से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि उसके पास तो उसे प्यार करने के लिए भी वक्त कम पड़ गया। मरते मरते वो गुचेन से अहद लेती है कि वो उसके बिना अपनी जिंदगी जिएगा और वो सारी खुशियां देखेगा जो वो साथ नहीं देख पाए। यिक्सी गुचेन की बाहों में हमेशा के लिए आंखें मूंद लेती है। यहाँ मंजर बदलता है। अपना पूरा माजी याद आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वही नाइट डीटी है और वही यिक्सी थी। अपनी पहचान और गुचेन की कुर्बानी को याद कर उसकी आंखों में इंतकाम और दर्द की आग जल उठती है। वो कहती है, मैं आ रही हूँ तुम्हें ढूंढने। इमोर्टल लॉर्ड गुचेन को ताना मारते हैं कि उसने एक औरत के लिए 9 हेवंस का नाम मिट्टी में मिला दिया। गुचेन टूट चुका है। वो कहता है कि लॉर्ड ने उससे झूठ बोलकर उसके हाथों उसकी मोहब्बत का कत्ल करवाया। लॉर्ड खुलासा करते हैं कि शियाओइंग मरी नहीं है, बल्कि 300 साल बाद उसका दोबारा जन्म होगा। गुचेन इस उम्मीद में जीने का फैसला करता है कि 300 साल बाद वो अपनी यिक्सी से फिर मिलेगा। 300 साल का लंबा अरसा बीत चुका है। वान गुचेन अब 9 हेवंस का महान वॉर गॉड बन चुका है। तभी सिपाही उसे खबर देते हैं कि वानिंग झों के पास नाइट क्लैन के लोग फिर से सरगर्म हो गए हैं और वहां उन्होंने अपना अड्डा बना लिया है। गुचेन को खुद इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी दी जाती है। वो भारी मन से इस मिशन के लिए तैयार होता है। यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। एक लड़की रास्ता भटकने का नाटक करती है और 2 आदमियों से कहती है कि उसका पैर मुड़ गया है। वो अपनी माँ के इंतकाल की झूठी और गमगीन दास्तान सुनाकर उन्हें अपनी बातों में फंसा लेती है। वो आदमी उसे रास्ता दिखाने के बहाने घने कोहरे की तरफ ले जाते हैं, ये सोचकर कि वो अकेली है और वो उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचते हैं, लड़की का रूप बदल जाता है। वो आदमी खौफ के मारे चिल्लाते हैं, भूत भूत, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वो लड़की असल में नाइट क्लैन की एक कारिंदा है जो इंसानों की बुरी ख्वाहिशों और उनके प्राणों को खाकर अपनी ताकत बढ़ाती है। वो उन दोनों का खात्मा कर देती है और उनकी रूहों को अपना निवाला बना लेती है। तभी वहाँ वान गुचेन पहुँचता है। उसे देखते ही वो लड़की फिर से एक बेबस लड़की का रूप धर लेती है और मदद के लिए चिल्लाती है। गुचेन उसे देखकर दंग रह जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी यिक्सी वापस आ गई है। वो धीरे से कहता है, यिक्सी, क्या सच में तुम वापस आ गई हो? वो लड़की नाटक करते हुए गुचेन से लिपट जाती है और कहती है कि वो बहुत डरी हुई है। लेकिन गुचेन अब वो पुराना गुचेन नहीं रहा। वो भांप लेता है कि ये कोई मासूम नहीं बल्कि एक शैतान है। वो उससे पूछता है कि वह दोनों आदमी कैसे मरे। जब वो लड़की उसे हलाक करने की कोशिश करती है तो गुचेन उसे अपनी ताकतों से रोक देता है। अपनी हार देखकर वो लड़की हंसने लगती है और कहती है कि वह तो बस एक अमर है, इसलिए उस पर जादू काम नहीं किया। वो गुचेन के हुस्न की तारीफ करती है और उसे उकसाने की कोशिश करती है। वो गुचेन के उसूलों का मजाक उड़ाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके सामने साक्षात वॉर गॉड खड़ा है। वो लड़की गुचेन को ललकारती है कि वह उसके उसूलों को तोड़कर दिखाए। वो अपना नाम
नाम बाईचुली बताती है और गुचेन से उसका नाम पूछती है। गुचेन उसे दोबारा मुसीबत न खड़ी करने की चेतावनी देता है तो बाईचुली एक सौदा पेश करती है। वो कहती है कि अगर गुचेन हमेशा उसके साथ रहे तो वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गुचेन उसे बेशर्म कहता है पर बाईचुली हंसते हुए कहती है कि उसे गुचेन की आंखों में अपने लिए मोहब्बत साफ दिख रही है। तभी इमोर्टल लॉर्ड का सामना गुचेन से होता है। वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये लड़की वही बाई यिक्सी है जिसका गुचेन ने 300 साल इंतजार किया। लेकिन वो एक कड़वा सच भी बताते हैं, यिक्सी के अंदर नाइट डीटी की ताकत अब भी मौजूद है। गुचेन गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे ये पहले नहीं बताया गया था। लॉर्ड कहते हैं कि अगर वो उसे मारना नहीं चाहता तो कोई और स्वॉर्ड मास्टर उसे कत्ल कर देगा, पर उसका मरना तय है। गुचेन पूरी तरह टूट चुका है। वो खुद से पूछता है कि आखिर उसकी तकदीर में ही ऐसा क्यों लिखा है। वो यिक्सी से दोबारा मिलकर उसे फिर से खोने का गम नहीं सहना चाहता। वो ये फैसला नहीं कर पा रहा कि वो अपनी ही मोहब्बत को दोबारा कैसे मारेगा। तभी एक दुकानदार उसे उसका पुराना सामान वापस करता है जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। मंजर बदलता है जहाँ मिस्टर शी नाम का एक लालची आदमी बाईचुली को अपने पास बुलाता है। बाईचुली नाटक करते हुए उसके कमरे में जाती है। जैसे ही वो आदमी उस पर झपटने की कोशिश करता है, बाईचुली अपनी असली कुव्वत दिखाती है। वो आदमी घबराकर पूछता है कि वो कौन सी बला है। बाईचुली मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाती है कि उसने ही तो उसे खुद दावत दी थी। वो आदमी बचाओ बचाओ चिल्लाता है। तभी गुचेन वहाँ पहुँच जाता है। गुचेन को देखकर बाईचुली खुश हो जाती है और कहती है कि वो तो बस उसे ढूंढने के लिए यहाँ तक आई है। गुचेन उसे उसके वादे की याद दिलाता है कि उसने किसी को न मारने की बात कही थी। बाईचुली जवाब देती है कि अगर वो उन लोगों को मार पा रही है तो इसका मतलब है कि उनकी नियत नेक नहीं थी। वो गुचेन को चुनौती देती है कि अगर वो नाइट क्लैन का दुश्मन है तो वो उसे मार क्यों नहीं देता। क्या गुचेन के दिल में अब भी उसके लिए रहम बाकी है। गुचेन को चिढ़ाते हुए कहती है कि वो अब पहले जैसा खूंखार नहीं लग रहा। वो गुचेन के करीब आकर उसका असली रूप देखना चाहती है। गुचेन उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश करता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, नीचे उतरो। पर बाईचुली उसे छोड़ने के मूड में नहीं है। गुचेन कंफ्यूजन में है। वो जानता है कि ये वही यिक्सी है जिसका उसने सदियों इंतजार किया, लेकिन बाईचुली का ये चुलबुला अंदाज उसे परेशान कर रहा है। वो खुद पर काबू पाने के लिए अपने प्रेशर पॉइंट्स को बंद कर लेता है। बाईचुली मन ही मन सोचती है कि ये आदमी कितना अजीब है। इसकी आंखों में मेरे लिए दीवानगी साफ दिख रही है, फिर भी ये खुद को तकलीफ पहुंचा रहा है पर मुझे हाथ तक नहीं लगा रहा। तभी वहाँ कुछ तांत्रिक पहुंच जाते हैं जो बाईचुली को पकड़ने आए हैं। गुचेन को खामोश देख उन्हें शक होता है कि कहीं ये कोई भेष बदला हुआ राक्षस तो नहीं। वो गुचेन पर अपना जादुई जाल फेंकते हैं। बाईचुली पास ही छुपकर ये तमाशा देख रही है और इन अनाड़ी तांत्रिकों की बेवकूफी पर हंस रही है क्योंकि वो जानती है कि गुचेन कितना पावरफुल है। गुचेन की पावर्स के सामने वो तांत्रिक टिक नहीं पाते और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। बाईचुली भी दबे पाव वहाँ से खिसकने की कोशिश करती है पर गुचेन की तेज नजरों से वो बच नहीं पाती। गुचेन उसे तुरंत रोक लेता है। बाईचुली सारा इल्जाम तांत्रिकों पर डालने की कोशिश करती है पर गुचेन जानता है कि उसके अंदर नाइट डीटी की शक्ति का अंश है। वो उसे फोर्स करता है कि वो कसम खाए कि वो कभी किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बाईचुली हार मानकर कसम खाती है, मैं बाईचुली वादा करती हूँ कि अगर मैंने कोई बुरा काम किया तो मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बन जाऊं। गुचेन की बातों ने बाईचुली के दिल पर गहरा असर किया है। वो सोचती है कि ये आदमी उन बाकी मतलबी मर्दों जैसा नहीं है जिसने खुद को वश में रखने के लिए अपने ही शरीर को दर्द दिया। उसे दुख है कि वो अभी तक उस अजनबी का नाम तक नहीं जानती, लेकिन वो उसे दोबारा ढूंढने का प्लान बना लेती है। बाईचुली अपनी मस्ती में है और कुछ लोगों को सबक सिखा रही है। तभी वही पुराने तांत्रिक भेष बदलकर उसे पकड़ने के लिए फिर से आ जाते हैं। वो उसे एक खूबसूरत जादूगरनी समझकर पकड़ने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन तभी बाईचुली उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपनी खूबसूरती पर नाज करती है। बाईचुली को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कसम के खिलाफ जाकर क्रूरता करने की कोशिश करती है, उसका चेहरा भयानक और बदसूरत होने लगता है। लोग उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं, कितना डरावना चेहरा है। बाईचुली को यकीन नहीं होता कि उसकी कसम सच हो गई है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे दादी कहकर चिढ़ाने लगते हैं। यहाँ बाईचुली की जिंदगी का भावुक मोड़ आता है। उसकी दादी भूख और कमजोरी की वजह से दम तोड़ देती है। बाईचुली को पछतावा है कि उसके बदसूरत चेहरे की वजह से वो शिकार नहीं कर पाई और अपनी दादी को नहीं बचा सकी। जाने से पहले दादी उसके लिए एक अनमोल खजाना कोल्ड ओरिजिन स्टोन छोड़ जाती है जो उसकी जान की हिफाजत करेगा। मुसीबत कम नहीं होती, नाइट क्लैन के ही कुछ ताकतवर लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और बाईचुली से उस जगह को खाली करने
जाने के लिए कहते हैं जहाँ बेसहारा लोग रहते हैं। वे बाई चुली को एक बदसूरत राक्षस कहकर उसे इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि अब वो किसी की रक्षा नहीं कर पाएगी। जब बाई चुली खुद को लाचार महसूस कर रही होती है तभी वान गुचेन वहाँ आ पहुँचता है। बाई चुली चौंक कर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? बाई चुली अपनी हालत देखकर पूरी तरह टूट चुकी है। वो गुचेन से कहती है कि इससे बेहतर होता कि तुम मुझे अपनी तलवार से मार ही देते। गुचेन उसे याद दिलाता है कि ये सब उसकी अपनी कसम का नतीजा है। बाई चुली सफाई देती है कि उसने सिर्फ उन मतलबी मर्दों को निशाना बनाया जो अपनी पत्नियों को धोखा देते थे। वो दुखी होकर पूछती है कि जब उसने गुचेन को कभी चोट नहीं पहुंचाई तो गुचेन उसे ऐसी सजा क्यों दे रहा है? बाई चुली कहती है कि वो मरते दम तक उस अजनबी का नाम जानना चाहती है। गुचेन धीरे से अपना नाम बताता है, वान गुचेन। नाम सुनते ही बाई चुली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके सामने कोई मामूली नहीं बल्कि 9 हेवंस का महान वॉर गॉड खड़ा है। गुचेन वहाँ के अनाथ बच्चों और बेसहारा लोगों की सिक्योरिटी का इंतजाम करता है। उसे वो जगह बहुत जानी पहचानी लगती है। जब बाई चुली अपना चेहरा छुपा रही होती है तब गुचेन उसके करीब आता है। वो अपनी खुद की रूहानी ताकत यानी एसेंस बाई चुली को देने लगता है ताकि उसे अपनी भूख मिटाने के लिए फिर कभी किसी इंसान को नुकसान न पहुंचाना पड़े। कई दिन बीत जाते हैं। नन्ही लिंगर पूछती है कि अंकल वान गुचेन अब क्यों नहीं आते? बाई चुली को पता है कि गुचेन रात के अंधेरे में चुपके से आता है और अपनी ताकत देकर चला जाता है ताकि कोई भूखा न रहे। बाई चुली ये टेस्ट करने के लिए कि गुचेन उसे ढूंढता हुआ आएगा या नहीं, उस जगह को छोड़कर जाने का फैसला करती है। अचानक बाई चुली का चेहरा फिर से पहले जैसा खूबसूरत और चमकता हुआ हो जाता है। गुचेन की सैक्रिफाइस ने उसकी सुंदरता लौटा दी है। वो समझ जाती है कि ये गुचेन का ही काम है। वो जंगल में पागलों की तरह उसे ढूंढती है और चिल्लाती है, वान गुचेन, जब तुमने मेरा चेहरा ठीक कर ही दिया है तो अब सामने आने से क्यों कतरा रहे हो? बाई चुली ने हार नहीं मानी है। वो ठान लेती है कि अगर गुचेन उससे मिलने नहीं आएगा तो वो खुद उसे ढूंढ लेगी। वहीं दूसरी ओर 9 हेवंस में वापस लौटते ही वान गुचेन को इमॉर्टल लॉर्ड अपने पास बुलाते हैं। गुचेन को डर है कि कहीं लॉर्ड को बाई चुली के बारे में पता न चल गया हो। लॉर्ड गुचेन को उसका ड्यूटी याद दिलाते हैं लेकिन गुचेन साफ कह देता है कि वो बाई चुली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी निडर बाई चुली 9 हेवंस के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो चिल्लाकर गुचेन को पुकारती है। इमॉर्टल लॉर्ड उसे देखकर कहते हैं कि तीनों लोगों की भलाई के लिए उसका मरना जरूरी है। बाई चुली बेखौफ होकर कहती है कि वो यहाँ सिर्फ वान गुचेन के लिए आई है। इमॉर्टल लॉर्ड हमला करने ही वाले होते हैं कि गुचेन बीच में आ खड़ा होता है। लॉर्ड गुस्सा होते हैं कि एक स्वॉर्ड मास्टर होकर वो एक दानव का पक्ष ले रहा है। बाई चुली को अब समझ आता है कि गुचेन उसे क्यों इग्नोर कर रहा था। वो समझ जाती है कि उसकी नाइट क्लैन वाली पहचान ही उनके बीच की सबसे बड़ी दीवार है। बाई चुली अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए एक ऐसा फैसला लेती है जिसे सुनकर लोगों के भी पसीने छूट जाते हैं। वो कहती है कि अगर उसकी दानवी पहचान ही दुश्मन है तो वो आज अपने शरीर से डीमन बोन को निकाल फेंकेगी। लॉर्ड उसे वार्निंग देते हैं कि ये दर्द दिल चीर देने जैसा होगा और उसकी जान भी जा सकती है, पर बाई चुली पीछे हटने वालों में से नहीं है। दर्द की इंतहा होती है लेकिन बाई चुली गुचेन की आंखों में देखते हुए कहती है कि उसकी मोहब्बत के सामने ये तकलीफ कुछ भी नहीं। वो अपनी रूह को झकझोर देने वाली पीड़ा सहती है और आखिरकार उस डीमन बोन को बाहर निकाल देती है। लहूलुहान हालत में वो लॉर्ड को चैलेंज देती है कि अब कौन उसे गुचेन के पास जाने से रोकेगा। बाई चुली के साहस को देखकर लॉर्ड भी दंग रह जाते हैं लेकिन उनकी क्रूरता खत्म नहीं हुई। वो कहते हैं कि हड्डी निकालने से उसकी दानवी शक्ति तो चली गई लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि वो उसकी जान बख्श देंगे। इमॉर्टल लॉर्ड गुस्से में गुचेन से पूछते हैं कि क्या वो एक लड़की के लिए पूरे 9 हेवन से रिबेल करेगा। गुचेन बिना डरे जवाब देता है कि पूरे ब्रह्मांड में वो सिर्फ बाई चुली की हिफाजत करना चाहता है। लॉर्ड से गद्दारी मानते हैं और सभी देवताओं को ऑर्डर देते हैं कि गुचेन और बाई चुली को जान से मार दिया जाए। देवताओं की पूरी सेना उन पर हमला कर देती है। गुचेन को चारों तरफ से घिरा देख बाई चुली तड़प उठती है। तभी उसके दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है, मैं तुम ही हूँ, मेरे पास असीमित शक्ति है। गुचेन को मरता हुआ देख बाई चुली पागलों की तरह पावर की मांग करती है। वो चिल्लाती है, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे उसे बचाना है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। बाई चुली के अंदर छिपी नाइट शक्ति बाहर आ जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और उसकी भयानक पावर को देख इमॉर्टल लॉर्ड भी डर जाते हैं। लॉर्ड चिल्लाते हैं, नाइट डीटी जाग गई है, इसे यही खत्म कर दो। भयानक लड़ाई के बाद गुचेन किसी तरह बाई चुली को वहां से बचाकर निकाल लाता है। बाई चुली को जब होश आता है तो वो गुचेन के जख्म देखकर रोने लगती है। वो खुद को रिस्पॉन्सिबल
मानती है, लेकिन गुचेन उसे शांत करता है। बाई चुली कहती है कि अब वो गुचेन की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। बाई चुली बताती है कि 9 हेवंस में उसे कोई आवाज सुनाई दे रही थी। गुचेन उसे कड़वा सच बताता है कि वो आवाज नाइट डीटी की थी, जिसे गुचेन ने 300 साल पहले कत्ल किया था। वो अब बाई चुली के रूप में दोबारा जन्म ले चुकी है। गुचेन उसे खबरदार करता है कि जैसे ही नाइट डीटी की सील टूटेगी, वो पूरी तरह हावी हो जाएगा और बाई चुली का अपना वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। गुचेन हार मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि जैसे हम 9 हेवन से लड़कर बाहर निकले थे, वैसे ही इस नाइट क्लैन से भी रास्ता बनाएंगे। उसे यकीन है कि इन तीनों लोकों में कहीं न कहीं तो उनके लिए जगह जरूर होगी। वे अपनी पूरी पाव लगाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब सीन बदलता है और दोनों एक जगह रुकते हैं। बाई चुली गुचेन की आंखों में देखते हुए पूछती है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तुमने पहले कहा था कि तुमने कभी मुझसे ट्रू लव किया था। वो मेरा पिछला जन्म था, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? गुचेन भारी मन से कहता है, तुमने ही कहा था कि 300 साल पहले तुम उम्मीद रखती रही और वो टूटती रही। मैंने ही तुम्हें कत्ल किया था, है ना? उस वक्त मैं भी तुम्हारे साथ मरना चाहता था, पर इमॉर्टल लॉर्ड ने कहा था कि तुम 300 साल बाद लौटोगी। मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हारे अंदर नाइट डीटी फिर जाग जाएगी। क्या हमारी डेस्टिनी कभी नहीं बदल सकती? तुम्हारे बिना वो 300 साल बहुत लंबे थे। यहाँ गुचेन अपनी जान देने का डिसीजन लेता है और कहता है, मैं तुम्हें फिर से 300 साल बाद नहीं मारना चाहता चुली। मैंने तय कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ ताकि हम कभी अलग न हो। पर चुली उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, तुम्हें जीना होगा। अगर हर 300 साल में मुझे किसी के हाथों मरना ही है तो मैं चाहती हूँ वो तुम हो, वरना अगर मैं 300 साल बाद लौटी और तुम न मिले तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे बिना भी अपनी जान नहीं दोगे। मजबूरी में गुचेन वादा करता है। चुली कहती है, अच्छा है, क्योंकि अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं कभी दोबारा जन्म नहीं लूंगी। मैं स्वार्थी हूँ, बस चाहती हूँ तुम ठीक से जियो ताकि हर बार जन्म लेने पर मैं तुमसे मिल सकूं। उनके बाद हमें चारों तरफ फूलों की वादी नजर आती है। वान गुचेन पूछता है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्या सोच रही हो? बाई चुली कहती है, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि अगर मुमकिन हो तो मैं फूलों के इस समंदर में मरना पसंद करूंगी। गुचेन मना करते हुए कहता है, बकवास मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। चुली मुस्कुराकर कहती है, ये बस एक आइडिया है, वैसे भी मेरे खून से फूल मुरझा जाते हैं। वो पूछती है, क्या ये सुंदर है? पर अचानक चुली की हालत बिगड़ने लगती है। गुचेन उसे झकझोरता है, चुली तुम्हें क्या हुआ? मुझे जवाब दो। चुली तड़पते हुए कहती है, मुझे मार दो प्लीज, मैं दोबारा वैसी नहीं बनना चाहती। अब कहानी में एक पेनफुल मोड़ आता है। बाई चुली कहती है, लगता है तुम्हें हमारा अग्रीमेंट अभी भी याद है। गुचेन कहता है, मुझे याद है। चुली उसे फोर्स करती है, तलवार उठाओ और मेरी तरफ करो। तुम 9 हेवंस के वॉर गॉड हो। सिर्फ इसी तरह नाइट डीटी मुझे तीनों लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। अभी वक्त है जब तक मैं खुद के होश में हूँ। वो आगे कहती है, उम्मीद के मुताबिक मैं फिर से एक कदम आगे हूँ। अगर मुझे मरना ही है तो मैं खुद इस मौत को चुनना चाहती हूँ। इस जंग में तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। गुचेन चिल्लाता रह जाता है, नहीं नहीं। उनके बाद गुचेन इमॉर्टल लॉर्ड के पास आता है तो इमॉर्टल लॉर्ड कहने लगता है, तुमने नाइट डीटी को मार दिया है जैसा तुम चाहते थे। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था कि उसका अंजाम यही होगा। और कहता है, तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं था, फिर भी तुम इतनी जिद पर क्यों अड़े रहे? अब नाइट डीटी मर चुकी है तो अगले 300 सालों तक तीनों लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। गुचेन भारी मन से जवाब देता है, मैं अब यहाँ और नहीं रुकना चाहता जहाँ पुरानी यादें बसी हों। मैं अब 9 हेवंस में नहीं रहना चाहता। मैं इंसानी दुनिया यानी ह्यूमन वर्ल्ड में ही रहूंगा। अब 300 साल बीत चुके हैं। गुचेन फॉलिंग स्नो वैली में खामोशी से संगीत बजा रहा है। तभी कुछ सिपाही वहाँ पहुँचते हैं। एक सिपाही कहता है, ये संगीत बहुत सुकून देने वाला है। मैंने सुना है कि आप स्वर्ग से आए एक इमॉर्टल इंसान है। रानी ने आपसे मिलने की रिक्वेस्ट की है। गुचेन मना करते हुए कहता है, मैं अब इन सब चीजों से तौबा कर चुका हूँ कि ये रानी वही शियाओइंग, यिक्सी और बाई चुली है जिसने 300 साल बाद रानी के रूप में जन्म लिया है। वही मोहब्बत जिसे गुचेन पागलों की तरह चाहता है, लेकिन डेस्टिनी उसे हर बार गुचेन के हाथों ही मरवा देती है। सिपाही उसे धमकाते हुए कहता है, आजकल हर कोई रानी बाइलिंगजिया का नाम जानता है। उन्हें आपसे जरूरी काम है, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। गुचेन उनसे पूछता है कि क्या बाहर अभी भी वानफेंग किंगडम मौजूद है? सिपाही कहता है, वो तो 200 साल पहले ही खत्म हो गया। तभी गुचेन की नजर रानी के शाही टोकन पर पड़ती है जिसका डिजाइन उसकी पुरानी यादों जैसा है। वो हैरान होकर सोचता है, क्या ये वही है? और उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब हम राज दरबार का नजारा देखते हैं जहाँ गुचेन को रानी के सामने पेश किया जाता है। रानी बाइलिंगजिया कहती है, मैंने आखिरकार तुम्हारा इंतजार खत्म किया। भले ही तुम छिप कर रहते हो पर तुम्हारी समझ बहुत गहरी है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं 6 शहरों पर कैप्चर कर पाऊंगी। गुचेन साफ मना कर देता है।
है, मैं इन सांसारिक मामलों में नहीं पड़ना चाहता। रानी उसे लालच देते हुए कहती है, अगर तुम मान गए तो तुम मेरे राज्य के स्टेट प्रिसेप्टर बनोगे और तुम्हारा दर्जा सबसे ऊपर होगा। गुचेन फिर से कह देता है, शर्तें अच्छी है पर मुझे ये सब नहीं चाहिए। रानी पूछती है, फिर तुम्हें क्या चाहिए? गुचेन उसकी आंखों में देखकर कहता है, जो मुझे चाहिए वो आप नहीं दे सकती। रानी सबको बाहर भेज देती है और अकेले में गुचेन से पूछती है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? मुझे तुम बहुत जाने पहचाने लग रहे हो। गुचेन खामोशी से उसे देखता है और पूछता है, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? रानी गुचेन की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है। गुचेन बात को घुमाते हुए कहता है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरी नजरों में आप भी वैसी ही है जैसे बाकी सब। रानी को गुचेन का ये ठंडा बिहेवियर समझ नहीं आता। अब रानी के कुछ खास नौकर और करीबी वहां आ जाते हैं। रानी के चहेते उसे घेर लेते हैं और शिकायत करते हैं कि वो बहुत दिनों बाद आई है। रानी गुचेन की तरफ इशारा करके उनसे पूछती है, क्या इसकी आंखों में मेरे लिए वही भाव है जो तुम सबकी आंखों में है? वे लोग गुचेन को गौर से देखते हैं और कहते हैं, नहीं, इसकी आंखों में तो दिल चीर देने वाला दर्द है। इसकी नजरों में एक अजीब सा पागलपन और हक जताने वाली बात है, जैसे आप सिर्फ इसकी हो। ये सुनकर रानी को गुस्सा आ जाता है और वो उन सबको बाहर निकाल देती है। रानी और गुचेन के बीच बहस बढ़ जाती है। रानी कहती है, लगता है तुम उतने सीधे नहीं हो जितना क्लेम करते हो। अगले दिन सुबह का नजारा है जहाँ महल के बाहर हंगामा खड़ा हो गया है। गुचेन रानी को जगाने और उनकी सेवा करने के लिए तैयार है। तभी महल के बाहर से मंत्रियों के चिल्लाने की आवाज आती है। वे गुचेन के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और चिल्लाते हैं, हम रानी से मिलना चाहते हैं। हमें स्टेट प्रिसेप्टर वान गुचेन की शिकायत करनी है। उसका बर्ताव ठीक नहीं है, वो रानी को गुमराह कर रहा है। हम मांग करते हैं कि गुचेन को देश से बाहर निकाला जाए। लेकिन गुचेन बड़े काम तरीके से उन्हें वहां से जाने को कह देता है, क्योंकि रानी अभी सो रही है और वो उनकी नींद में कोई खलल नहीं चाहता। मंत्रियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वे चिल्ला रहे हैं कि स्टेट प्रिसेप्टर वान गुचेन रानी को गुमराह कर रहा है और राजकाज में इंटरफेयर कर रहा है। वे मांग करते हैं कि इसे मौत की सजा दी जाए। वो बेरमी से उन सभी विद्रोहियों को खत्म करने का ऑर्डर दे देती है। गुचेन को अब एहसास होता है कि वो बहुत देर से आया है, क्योंकि रानी के अंदर नाइट डीटी की शक्तियां जाग चुकी है। वो रानी को रोकने की कोशिश करता है पर रानी पलटकर कहती है, तुम सिर्फ एक मोहरा थे जिसे मैंने उन अधिकारियों को खत्म करने के लिए यूज किया जो मेरे खिलाफ थे। गुचेन उनकी इस क्रूरता का विरोध करता है, जिससे रानी का सिर दर्द से फटने लगता है। वो चीखने लगती है, ये सब उनकी गलती है, मैं उन सबको मार दूंगी। रानी के अंदर की शैतानी ताकत अब उनके काबू से बाहर है। वो सबको जान से मार देने का हुक्म देती है। गुचेन उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें मारना ही है तो पहले मुझे मारो। रानी गुस्से में पागल हो जाती है। उन्हें लगता है कि गुचेन गद्दारों के साथ मिल गया है। वो गुचेन पर वार करती है, लेकिन अंत में गुचेन को भारी मन से रानी पर ही प्रहार करना पड़ता है। मरते वक्त रानी की आंखों में नफरत है। वो कहती है, तुमने मुझे मार दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गुचेन बस इतना कह पाता है, आई एम सॉरी, अगले जन्म में मैं तुम्हें जल्दी ढूंढूंगा। अब समय पूरी तरह बदल चुका है। कई साल बीत चुके हैं और हम एक क्लासरूम देखते हैं। यहाँ से कहानी एक नया ट्विस्ट लेती है। एक टीचर राजकुमारों को पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी एक नया लड़का दौड़ते हुए क्लास में आता है और सॉरी कहता है कि उसे देर हो गई। बाकी छात्र उसे देखकर हैरान हैं और कानाफूसी कर रहे हैं। ये कौन है? जवाब मिलता है, ये राजकुमार झाओली है, जिसे दूसरे राज्य से हॉस्टेज बनाकर लाया गया है। ये बहुत कमजोर है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। पर शायद उन नासमझों को ये नहीं पता कि यही गुचेन का नया रूप है। टीचर नए आए शहजादे को डांट रही है। टीचर कहती है, एक राजकुमार के तौर पर तुम्हें मिसाल पेश करनी चाहिए। अगर तुम क्लास के लिए वक्त पर नहीं आ सकते तो फ्यूचर में बड़ी जिम्मेदारियां कैसे निभाओगे? राजकुमार बड़े अदब से जवाब देता है, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। गुचेन ही राजकुमार है और ये ईस का दूसरा जन्म है। और जो टीचर दिख रही है वो असल में शियाओइंग है, जिसे यिक्सी और बाईचुली के नाम से भी जाना जाता है। टीचर उसे बैठने को कहती है और क्लास शुरू होती है। वे समझाते हैं कि इस कायनात में इंसान सबसे कीमती है और इंसान के बर्ताव में अपने माँ बाप की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तभी राजकुमार टीचर से एक गहरा सवाल पूछता है, मास्टर, अगर माता पिता ने बचपन में ही बच्चे को लावारिस छोड़ दिया हो और उसे दूसरों से जलील होने के लिए अकेला छोड़ दिया हो तो क्या ऐसे माँ बाप इज्जत के हकदार हैं? टीचर इस पर गहरी सोच में पड़ जाती है। राजकुमार अपनी बात रखते हुए कहता है कि अगर प्यार और सम्मान मजबूरी में दिया जाए तो वो दिल से निकली हुई मोहब्बत के बराबर कभी नहीं हो सकता। टीचर को उसकी ये लॉजिक एकदम नई लगती है और वे कहती है कि इस पर गौर करना चाहिए। इसके साथ ही आज का सबक खत्म हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद राजकुमार टीचर को रोकता है तो टीचर भड़क
भड़क जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी उस्ताद हूँ, तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? राजकुमार बड़े शांत अंदाज में कहता है कि उसे उनके पास से आने वाली खुशबू पर हैरानी है, जो औरतों के इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम जैसी है। टीचर उसे डांटते हुए कहती है कि वे एक मर्द है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वे वार्निंग देती है कि वे सुल्तान से उसकी शिकायत करेंगी और उसे क्लास से निकलवा देंगी। लेकिन राजकुमार टस से मस नहीं होता और कहता है, क्या मेरा बुरा बर्ताव राजा को ज्यादा गुस्सा दिलाएगा या आपका मर्द का भेष बनाकर सुल्तान को धोखा देने का जुर्म? ये सुनकर टीचर के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी असलियत मान लेती है और पूछती है, तुम आखिर चाहते क्या हो? हाँ, मैं एक औरत हूँ। तो क्या हुआ? क्या एक औरत के एम्बिशंस और सपने नहीं हो सकते? राजकुमार नरमी से जवाब देता है, टीचर प्लीज अपना गुस्सा थूक दे। मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था, मैं तो बस अपना शक यानी डाउट दूर करना चाहता था। राजकुमार बड़े सलीके से कहता है, भले ही आप एक महिला है, लेकिन आप बहुत पढ़ी लिखी और काबिल है। आपका इल्म मर्दों से भी बढ़कर है। मेरा इरादा आपकी तौहीन करना नहीं था। मैं आपका राज छुपाने को तैयार हूँ, बस अपनी उस बात को पूरा करना चाहता हूँ जो मैंने मास्टर से मोहब्बत के बारे में कही थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने इस शागिर्द से लव करेंगी। टीचर हैरान होकर पूछती है, तुम इतने मेहरबान क्यों बन रहे हो? तुम्हारी शर्तें क्या है? राजकुमार जवाब देता है, मेरी शर्त बहुत सिंपल है, हर दिन आपको मुझे अकेले पढ़ाना होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं बस आपकी टैलेंट और ज्ञान का कायल हूँ, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे गलत न समझे। टीचर कहती है, कल से क्लास के बाद मेरे स्टडी हॉल में आना, इस तरह मैं कायदे से तुम्हें वक्त दे पाऊंगी। आज के सबक के बारे में बात करें तो जो पढ़ा है उसे अभी याद करके लिखो। राजकुमार मान जाता है। उसे देखकर टीचर तंज कसती है, लगता है शहजादे को बहुत लाड़ प्यार मिला है। तुम्हें स्याही पीसना भी नहीं आता। वे उसे सिखाती है, पहले थोड़ा पानी डालो, फिर किनारे से धीरे धीरे घुमाओ और बराबर जोर लगाओ। अब जब तुम सीख गए हो तो इसे खुद करो। टीचर फिर से समझाती है, क्या मैंने पिछली बार नहीं कहा था, पहले पानी डालो? तभी राजकुमार कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे टीचर भड़क जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस्ताद और शागिर्द के बीच एक लिमिट होती है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगले कुछ दिनों तक तुम्हें क्लास में आने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक वहाँ हलचल होती है और कुछ सिपाही राजकुमार को घेर लेते हैं। राजकुमार गरज कर कहता है, किस हक से आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? एक ऑफिसर कहता है, ये वो कविता है जो तुमने कुछ दिन पहले सुल्तान की नई पॉलिसीज का मजाक उड़ाने के लिए लिखी थी। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। राजकुमार अपने भाई को वहाँ देख कर कहता है, बड़े भाई आप मुझे इस तरह कैसे फंसा सकते हैं? मैं आपका अपना भाई हूँ। उन्हें कैद करने का हुक्म दिया जाता है। तभी टीचर बीच में आती है, रुकिए, इसका क्या मतलब है? इसके सारे एसेस मैंने खुद चेक किए हैं। मुझे डर है कि यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेहरबानी करके इसकी जांच करें। ऑफिसर पलटकर पूछता है, क्या आप ये कह रही है कि इस जुर्म में आपका भी हाथ है? इसके बाद वो टीचर को भी ले जाने का हुक्म देता है, तो फिर आप भी कुछ वक्त जेल में बिताइए। इन सबको ले जाओ। क्राउन प्रिंस बड़े घमंड से कहता है, मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तुम एक अच्छी टीचर और मददगार दोस्त हो। मेरे छोटे भाई बेवकूफ है, तुम्हारी तरह समझदार नहीं। जिनशु पूछती है, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? प्रिंस जवाब देता है, टीचर को घबराने की जरूरत नहीं है। पिता यानी सुल्तान को इस बारे में कुछ नहीं पता। उनकी उम्र हो चुकी है, कौन जाने वो कब गुजर जाएं। इसलिए मैंने इस बात को राज रखा है। जिनशु पूछती है, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? प्रिंस कहता है, मैं तुम्हें धमकी कैसे दे सकता हूँ? मैं बस तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने में मेरी मदद करो तो मैं आज की सारी बातों को भूल जाऊंगा। बाई जिनशु साफ मना कर देती है, एक जालिम के बुरे कामों में साथ देना ये मैं कभी नहीं करूंगी। प्रिंस चिनकर कहता है, तुम एक किताबी विद्वान हो, तुम्हारा दिमाग इन कड़े उसूलों से भरा हुआ है। तुम ये नहीं समझती कि वक्त के साथ चलने वाले ही अक्लमंद होते हैं। ठीक है फिर, अब तुम भी मेरे भाइयों के साथ मर सकती हो। जिनशु अपने माँ बाप को याद करके दुखी होती है कि वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाई। तभी वहाँ झाओली पहुँचता है और उसे बचाकर एक महफूज जगह ले जाता है। जिनशु हैरानी से पूछती है, आखिर तुम हो कौन? वो जवाब देता है, मैं 9 हेवंस का स्वॉर्ड मास्टर वान गुचेन हूँ। मैं इस दुनिया में भेष बदल कर घूम रहा था, इसलिए 7वें राजकुमार झाओली का रूप लिया था। जिनशु समझ जाती है कि वो एक अमर इंसान है और जादुई शक्तियाँ जानता है। वो मिन्नत करती है, क्या तुम मेरे शागिर्दों को बचा सकते हो? वे बेगुनाह हैं। गुचेन कहता है, मैं इंसानों की सियासत के झगड़ों में दखल नहीं दे सकता और न ही उनकी तकदीर बदल सकता हूँ। जिनशु पलटकर पूछती है, तो फिर मुझे क्यों बचाया? क्या मुझे बचाना दखल देना नहीं है? गुचेन कहता है, क्योंकि मेरे लिए तुम सबसे अलग हो। जिनशु कहती है, तुम मदद कर सकते हो पर कुछ न करने का फैसला ले रहे हो। यहाँ खड़े रहकर उन्हें मरते देखना मुझे कत्ल करने जैसा ही है। खबर आती है कि पुराने सुल्तान गुजर गए हैं और नए सुल्तान ने हुक्म दिया है कि चूंकि बाई जिनशु भाग गई है, इसलिए सभी राजकुमारों को मौत की सजा दी जाए।
जाए। गुचेन उसे रोकने की कोशिश करता है, नहीं, वे तुम्हें पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं, रुक जाओ बाई जिनशु। तभी एक डरावनी आवाज गूंजती है, अपने शागिर्दों को मरते देख क्या तुम खुद को बेबस महसूस कर रही हो? तुम उन्हें बचा भी नहीं सकी। क्या तुम टीचर कहलाने के लायक हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उनका बदला लेने के लिए उस सुल्तान को मार देती। मंजर बदलता है और दरबार में गूंज सुनाई देती है, महाराज अमर रहें। मंत्रियों के सजदे के बीच नया सुल्तान कहता है, मंत्रियों उठो। तभी बाई जिनशु वहां पहुंचती है और दहाड़ती है, तुमने अपने ही भाइयों को नुकसान पहुंचाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तख्त पर बैठने की? सुल्तान जवाब देता है, मैंने तुम्हें पकड़ा नहीं था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दोगी। चूंकि तुम वाकई पाताल लोक के रास्ते में मेरे भाइयों से मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा। इसे पकड़ लो। लेकिन पासा पलट जाता है और सुल्तान खौफ के मारे गिड़गिड़ाने लगता है, मुझसे गलती हो गई, मैं वाकई गलत था, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? टीचर, इस बात का ख्याल करो कि मैं कभी आपका शागिर्द था। पर जिनशु अब रुकने वाली नहीं है। वान गुचेन उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, जिनशु रुक जाओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिनशु भारी आवाज में कहती है, मैंने किसी की जान ली है, मैं जानती हूँ कि मेरा ये गुनाह माफी के काबिल नहीं है। मैं अपने जिस्म के अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस कर रही हूँ, मेरा खुद पर से काबू खत्म होता जा रहा है। वो गुचेन की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी उस्ताद होने के नाते मैं तुम्हें एक आखिरी सबक देती हूँ, तुम मुझे मार दो। गुचेन पूरी तरह टूट चुका है। जिनशु अपने खून से सने हाथों को देखते हुए कहती है, मेरे हाथ मासूमों के खून से रंगे हैं, अगर मैं इस जिल्लत के साथ जिंदा रही तो मेरी बाकी जिंदगी किसी सजा से कम नहीं होगी। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, मुझे ये आखिरी इजाजत दे दो। गुचेन भारी मन से वही करता है जो किस्मत को मंजूर था। वो बस बिल्ख बिलक कर उसका नाम पुकारता रह जाता है, जिनशु जिनशु। फॉलिंग स्नो वैली का खूबसूरत नजारा सामने आता है, जहाँ कुछ लोग एक नन्ही लोमड़ी से पूछताछ कर रहे हैं। एक शख्स रोब झाड़ते हुए पूछता है, नन्ही लोमड़ी, क्या तुम्हें पता है वान गुचेन कहाँ है? अगर पता है तो हमें उसके पास ले चलो। लोमड़ी पलटकर पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वे जवाब देते हैं, हम 9 हेवंस के अमर हैं, इमोर्टल लॉर्ड के हुक्म पर हम यहाँ वॉर गॉड को उनके पद पर वापस बुलाने आए हैं। अगर तुम्हें पता है तो गुचेन को बाहर भेजो। लोमड़ी चिढ़कर कहती है, तो तुम वही पाखंडी हो जिनके बारे में मेरे मास्टर बताते थे। मेरे मास्टर किसी से नहीं मिलेंगे। वे हैरान होकर पूछते हैं, क्या वान गुचेन तुम्हारा मास्टर है? तुम एक मामूली जानवर होकर हमारे सामने इतनी अकड़ दिखा रही हो। लोमड़ी जवाब देती है, तुम लोग अच्छे इंसान नहीं लगते, बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। वे अमर उसे चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तभी वान गुचेन वहाँ पहुँच जाता है और कहने लगता है, तुमने इसे तकलीफ क्यों पहुँचाई? और अपने इमोर्टल लॉर्ड से कह देना कि मैंने अब वापस न लौटने का फैसला कर लिया है। ये कहता है, अगर आप वापस नहीं लौटेंगे तो वॉर गॉड का पद खाली रहेगा। गुचेन कहता है, अगर आपको कोई ऐतराज है तो मुझसे ये पद छीन ले। वे गुस्से में जाने लगते हैं और कहते हैं कि वे इमोर्टल लॉर्ड को जाकर बताएगा। गुचेन बहुत अहंकारी हो गया है। तभी गुचेन उन्हें रोकता है, पहले माफी मांगो। वे भड़क जाते हैं, हम 9 हेवंस के अमर होकर माफी मांगेंगे। गुचेन अपनी रूहानी ताकत का इस्तेमाल करता है, जिससे वे दर्द से तड़पने लगते हैं। वे चिल्लाते हैं, वान गुचेन, ये क्या बदतमीजी है, हमें छोड़ दो। आखिरकार वे गिड़गिड़ाने लगते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। गुचेन पूछता है, अब समझ आया? वे सिर झुकाकर माफी मांगते हैं। तब गुचेन उन्हें छोड़ देता है। अचानक सीन बदलता है और वे एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। एक आवाज गूंजती है, ये कौन सी जगह है? गुचेन कहता है, ये इस दिव्य तलवार के अंदर की दुनिया है, लगता है हम अनजाने में इसके भीतर आ गए हैं। चारों तरफ अद्भुत दृश्य फैला होता है। तभी उन्हें अपने जैसे कुछ साए नजर आते हैं। गुचेन को पुरानी बातें याद आने लगती है। वो धीमी आवाज में कहता है, मैं बहुत कमजोर था, तुम्हें बचा नहीं पाया। उसे याद आता है जब इमोर्टल लॉर्ड ने कहा था कि वे सील की रक्षा के लिए एक स्वॉर्ड मास्टर चुनेंगे। गुचेन दृढ़ता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए वही स्वॉर्ड मास्टर बनूंगा। जैसे ही सच्चाई सामने आती है, गुचेन की रूह कांप उठती है और उसके मुंह से बस यही निकलता है, तो ये सब इस तरह हुआ था। पुरानी किताबों के मुताबिक नाइट डीटी यानी उस काली शक्ति को सिर्फ एक ऐसी रूह में कैद किया जा सकता है जो एकदम पाक और साफ हो। एक ऊंचे दर्जे का जादूगर अपनी जान की बाजी लगाकर उस शक्ति को एक दिव्य तलवार में बदल सकता है, ताकि स्वॉर्ड मास्टर उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन एक खतरनाक रास्ता ये भी है कि कोई अपनी साधना के दम पर उस काली शक्ति को दूसरे के शरीर से खींचकर अपने अंदर ले ले। पर खबरदार, अगर ये ताकत किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो तबाही मच जाएगी। सीन बदलता है और हम गुचेन को उसकी पुरानी यादों के भंवर में फंसा देखते हैं। वो मन ही मन सोचता है कि दुश्मनों की महत्वाकांक्षा और कत्ल करने का इरादा अभी कम नहीं हुआ है। इसलिए गुचेन एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है, मैंने आखिरकार तुम्हें बचाने का
रास्ता ढूंढ लिया है। जब उससे पूछा जाता है कि वो रास्ता क्या है तो वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कहता है, मुझे नाइट डीटी की उस काली शक्ति को तुम्हारे शरीर से निकालकर अपने जिस्म में ट्रांसफर करना होगा, तब तुम्हें उस शक्ति का जरिया यानी वेसल बनकर नहीं रहना पड़ेगा। वो लड़की हैरान रह जाती है और पूछती है कि इसके बाद क्या होगा। गुचेन जवाब देता है कि वो अपनी सारी जादुई ताकत उसे दे देगा। ये सुनकर वो चीख पड़ती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। लेकिन गुचेन अपनी जिद पर अड़ा है। वो कहता है कि पूरी दुनिया छान मारने के बाद यही एकमात्र रास्ता बचा है। कहानी का क्लाइमेक्स बहुत ही दर्दनाक है। गुचेन एक गुरु के नाते सख्त हुक्म देता है कि अब से तुम यही रहोगी, अपनी साधना करोगी और इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। लेकिन जैसे ही वो अपना हुक्म सुनाता है, अचानक गुचेन की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो बेतहाशा दर्द से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसे इस हाल में देखकर वो लड़की घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, चेन तुम्हें क्या हुआ है? मुझे डराओ मत। वो उसे संभालते हुए बार बार यही कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। जैसे ही गुचेन को होश आता है, वो खुद को बेबस और चारों तरफ से घिरा हुआ पाता है। वो घबराहट में इधर उधर देखता है और उसके मुंह से बस एक ही नाम निकलता है, यू शेंग। उसे तुरंत इस बात का एहसास हो जाता है कि नाइट डीटी यानी वो काली शक्ति उम्मीद से कहीं पहले आजाद हो चुकी है। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, नाइट डीटी बाहर निकलो। तभी फिजाओं में नाइट डीटी की एक जालिम हंसी गूंजती है। वो गुचेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, वान गुचेन, तुम नहीं जानते कि ये नौपूंछ वाली लोमड़ी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। तुम्हारी योजना को नाकाम करने के लिए उसने अपना जिस्म बहुत पहले ही मेरे हवाले कर दिया था। तुम जैसे बेवकूफ को धोखा देना कितना आसान है। गुचेन गुस्से से पागल हो जाता है और तड़प कर कहता है, नाइट डीटी, अगर तुम्हें नफरत मुझसे है तो उसके जिस्म से बाहर निकलो। मेरा शरीर तुम्हारा जरिया बन सकता है, मुझे अपना गुलाम बना लो। लेकिन नाइट डीटी बड़ी बेरमी से जवाब देता है, मुझे तुम्हारे जिस्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो तुम दोनों को एक दूसरे के लिए तड़पते हुए देखने में मजा आता है। मैं तुम्हें ताउम्र यूं ही तड़पाऊंगा। मंजर और भी दर्दनाक हो जाता है जब यू शेंग की आवाज सुनाई देती है। वो चीख कर कहती है, मास्टर मुझे जल्दी मार दीजिए। गुचेन रोते हुए इनकार कर देता है, नहीं, मैं तुम्हें दोबारा अपने हाथों से नहीं मारूंगा। यू शेंग जानती है कि अगर उसने खुद को खत्म नहीं किया तो नाइट डीटी पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। तभी एक जोरदार धमाका होता है। यू शेंग अपनी सारी रूहानी ताकत और शैतानी ऊर्जा को अपनी 9 पूंछों में समेट लेती है और उन्हें खुद से अलग कर देती है। वो कहती है, अब मेरी पूंछ कट चुकी है, अब मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगी। गुचेन पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते हुए पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पता है कि अपनी 9 पूंछें काटने का मतलब अपनी हजारों सालों की साधना को हमेशा के लिए खो देना है? यू शेंग मरती हुई आवाज में कहती है, मेरे लिए मास्टर की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तभी नाइट डीटी दोबारा उस पर हावी होने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि वो उसे अपने जिस्म से बाहर नहीं निकाल सकती। कहानी का क्लाइमेक्स पत्थर दिल इंसान को भी रुला दे। दोनों एक दूसरे का नाम पुकारते हैं। यू शेंग आखिरी बार मिन्नत करती है, मास्टर मुझे आजाद कर दीजिए, मैं नहीं चाहती कि ये शैतान मेरे जिस्म पर कब्जा करे, प्लीज मुझे मार दीजिए। गुचेन भारी मन और भीगी आंखों के साथ उसे आखिरी बार देखता है। यू शेंग के आखिरी शब्द गुचेन के कलेजे को चीर देते हैं। 1000 से ज्यादा सालों तक आपने बहुत दुख सहा है मास्टर, और इसके साथ ही एक और जन्म की अधूरी मोहब्बत का अंत हो जाता है। कहानी के इस मोड़ पर एक दर्दनाक सवाल गूंजता है, आखिर अंजाम हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? गुचेन को अब एक गहरा राज समझ आता है। उसे पता चलता है कि दिव्य तलवार के भीतर छिपी एक गुप्त तकनीक, जिसे डिवाइन डेमन एक्सचेंज कहते हैं, वास्तव में नाइट डीटी की रूहानी ताकत को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी शर्त है, सामने वाले की रजामंदी। अगर वो तैयार न हो तो ये बदलाव मुमकिन नहीं और फिर अगले जन्म तक का लंबा इंतजार करना पड़ता है। गुचेन खुद से कहता है कि वो अपना असली मकसद किसी को नहीं बता सकता। मंजर बदलता है और हम देखते हैं गुचेन का अपने संप्रदाय से आखिरी रिश्ता टूटना। वो फैसला कर लेता है कि यिक्सी को बचाने के लिए वो खुद एक नकली नाइट डीटी बनेगा। गुचेन बड़ी शांति से ऐलान करता है, मैं वान गुचेन आज से स्वॉर्ड मास्टर का पद छोड़ता हूँ। अब से इस अमर संप्रदाय में मेरा कोई वजूद नहीं होगा। बाद शुरू होता है एक ऐसा बलिदान जिसे सुनकर रूह कांप जाए। गुचेन सोचता है कि इस अदला-बदली को पूरा करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद को उस काली शक्ति में बदल लेना। वो अपनी अमर हड्डियों को राख करने के लिए 300 साल तक आसमानी कहर सहने को तैयार हो जाता है। अपनी नसों और हड्डियों के दोबारा बनने के लिए वो 300 साल तक जलती हुई आग की जलन सहने का फैसला करता है। वो यहाँ तक तैयार है कि 300 साल तक नाइट फायर उसके दिल को धीरे धीरे खाती रहे, ताकि उसका खून फिर से
बन सके। तभी एक भयानक चीख गूंजती है, ये चेन्युआन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रुक जाओ। कहानी का क्लाइमेक्स पत्थर को भी पिघला दे। 300 साल के उस भयानक दर्द और आग ने गुचेन का रूप पूरी तरह बदल दिया है। वो भारी आवाज में कहता है, अब से दुनिया वान गुचेन को नहीं पहचानेगी। अब लोग सिर्फ उस दुष्ट देवता को जानेंगे जिससे तीनों लोग नफरत करते हैं। 300 साल बीत चुके हैं और उसकी योजना का आगाज होने वाला है। अपनी किस्मत को बदलने का उसका पहला कदम पूरा हुआ। वो अब नया नाइट डीटी बन चुका है। जब कबीले के लोग हैरान होकर पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो गरज कर कहता है, मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारे कबीले का होने वाला मालिक हूँ। उसकी बेपनाह ताकत देखकर सब घुटनों पर आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, हम नए नाइट डीटी का खैरमदम करते हैं। सुल्तान की जय हो। ये चेन्युआन की खौफनाक योजना अब अपने दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। वो ठान चुका है कि उसे किसी भी कीमत पर स्वॉर्ड क्रिस्टल हासिल करना है, ताकि वो स्वॉर्ड मास्टर की हर हरकत पर काबू पा सके। वो जैसे ही अमर संप्रदाय की पाबंद यानी वर्जित जमीन में दाखिल होता है, उसे एक पहरेदार रोकता है और उसे नीच राक्षस कहकर ललकारता है। चेन्युआन की आवाज बिजली की तरह गूंजती है, साहसी तुम हो, नाइट डीटी के सामने गुस्ताखी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो कहता है कि उसने 1500 सालों में कई बार नाइट डीटी का सामना किया है और वो इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनेगा। चेन्युआन मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि अब उसका रूप इतना बदल चुका है कि कोई उसे पहचान ही नहीं सकता। मंजर बदलता है और नाइट कबीले की जीत का डंका बजता है। चेन्युआन अपनी बेपनाह ताकत का प्रदर्शन करते हुए ऐलान करता है, याद रखना, मेरा नाम ये चेन्युआन है। अब से ये स्वॉर्ड क्रिस्टल मेरे कबीले की अमानत है। वो कबीले के लोगों में जोश भरता है कि एक बार दिव्य तलवार हाथ लग गई तो वे तीनों लोगों पर फतह हासिल करेंगे। कहानी का क्लाइमेक्स नफरत और मोहब्बत की जंग पर आकर रुकता है। कहानी के इस हिस्से में 10 साल पुराने उस राज से पर्दा उठता है जो नफरत की बुनियाद बना था। सच सामने आता है कि उस लालटेन उत्सव वाली रात चेन्युआन कभी सुस सिटी गया ही नहीं था और न ही उसने यिक्सी की माँ का कत्ल किया था। चेन्युआन अपना आखिरी हुक्म सुनाता है, यिक्सी मुझे मार दो। यिक्सी चीख पड़ती है कि सब कुछ याद आने के बाद वो ऐसा कैसे कर सकती है। चेन्युआन समझाता है कि अगर उसने अभी उसे खत्म नहीं किया तो वो पूरी तरह शैतानी ताकतों के वश में हो जाएगा और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। यिक्सी रोते हुए कहती है कि उसे दुनिया की परवाह नहीं, वो बस उसे जिंदा देखना चाहती है। लेकिन चेन्युआन का आखिरी फैसला अटल है, शियाओइंग, सिर्फ मेरी मौत ही तुम्हारी जिंदगी की गारंटी है। अंत में चेन्युआन हमेशा के लिए चला जाता है। यिक्सी की दर्दनाक चीखें फिजाओं में गूंजती रह जाती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वापस आ जाओ। तभी 9 हेवंस के देवता वहां पहुंचते हैं और अपनी घटिया राजनीति का परिचय देते हैं। वे झूठी खुशियां मनाते हैं, लेकिन इमोर्टल लॉर्ड के होश तब उड़ जाते हैं जब यिक्सी ठंडे और कड़वे लहजे में एक ऐसा धमाका करती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो कहती है, इमोर्टल लॉर्ड, आपको शायद अब भी ये नहीं पता कि जिस ये चेन्युआन को मैंने मारा है वही असल में आपका चहेता वान गुचेन था। इमोर्टल लॉर्ड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो हक्का बक्का रह जाता है। अब सवाल ये है कि क्या 9 हेवंस इस सच को स्वीकार करेंगे या यिक्सी इस धोखे का बदला अमर से लेगी? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में एपिसोड 13 जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।